हाय एवरीवन, वेलकम टू अलबदर एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 9th गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति में जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें जो भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने हल किया था। साथ ही साथ कुछ उदाहरण को भी हल किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इस प्रश्नावली में क्या क्या प्रश्न हैं। तो हेडिंग दो, प्रश्नावली 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। यानी कि हमें कुछ कथन दिया जाएगा, उस कथन के बारे में हमें बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य है, साथ ही साथ उसका कारण भी हमें देना है। तो पहला प्रश्न का पहला कथन जो है वो ये हमें कथन दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो क्या यह कथन सत्य है? अगर सत्य है तो उसका कारण भी हमें देना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह वास्तविक संख्या है क्या। तो याद रखना, वास्तविक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। कौन सा? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। तो परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते थे? वैसी संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1/2, 3/2, -4/3, -5/2, ये सारे क्या है? P बटा Q के रूप में है। तो ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। साथ ही साथ जितना भी पूर्णांक है उस सारे पूर्णांकों को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि -1, 0, 1, 2, ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इस सबको हम लोग P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, तो याद रखना, परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। यानी वैसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 ले लो, √3, √5, √6, √7, इसी तरह से पाई, ये सारी संख्याओं को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, इसीलिए इन सारे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब याद रखो कि परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, दोनों प्रकार के संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पर बताओ, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या नहीं कह सकते हैं। कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के समूह में आते हैं। तो अब चलो देखते हैं दूसरा कथन क्या है। कथन दूसरा, तो दूसरा कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के रूप का होता है, जहां दिया गया है कि m क्या है? प्राकृत संख्या है। m क्या है? प्राकृत संख्या है। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? बिल्कुल यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या क्या? गिनती के संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन यहां पर हम लोग को बोला है कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदुएं होंगे
वो सारे बिंदु रूट m के रूप का होगा। लेकिन माइनस वाला भी तो तुम्हारा संख्या रेखा में है, जैसे -3, -2, -4, -5, ये सारा तो प्राकृत संख्या नहीं है। और जब ये सारा प्राकृत संख्या नहीं है और ये संख्या रेखा पर मौजूद है तो फिर रूट m के रूप का कहां से होगा? तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो अगर इसमें लिखना है, इसका कारण लिखना है, तो कारण हम लोग सिंपल सा दे देंगे, क्योंकि -3 जो है एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब आगे देखते हैं तीसरा कथन क्या है। तीसरा कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या। कथन तीसरा जो है वो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहां कथन एक का उल्टा है, उसमें बोला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यहां उल्टा बोल दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण ये है कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या तो सारे आ जाते हैं, लेकिन 3 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। 4 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सारा क्या है? परिमेय संख्या है। और ये भी किस में आते हैं? वास्तविक संख्या में आते हैं। तो सीधा सा कारण दे देना है, क्योंकि 3 एक क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन या फिर 4 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। 3/2 भी वास्तविक संख्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कथन तीसरा भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, और ये प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उस सारे धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होगा, क्या होगा? वर्गमूल जो होगा वो अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। अगर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। तो चलो उदाहरण दे लेते हैं। यानी सारे संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि याद रखना √9 ये कितना है? यानी 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे 3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह से 4 का वर्गमूल ले लो 2, ये भी परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल ले लो 4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 25 ले लो, 25 का वर्गमूल कितना? 5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि वर्गमूल क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये कथन पे क्या है? सही होगा? सही नहीं है। उदाहरण ये हम लोग दे सकते हैं। तो चलो अब इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा में किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें √2 और √3 इस सब को भी संख्या रेखा पर निरूपित करने आना चाहिए, और उसी संख्या रेखा में फिर √5 को हम लोग निरूपित
करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। किसका जरूरत पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये जो लंबा वाला भुजा है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। नीचे वाले को आधार बोलते हैं। और ये जो सीधा खड़ा है इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है कि ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग, किसका? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो अगर यहां से हमें कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो इस स्क्वायर को उस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा। तो हो जाएगा लंब का वर्ग अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें अगर अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना हो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का जरूरत पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज में इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे लंब और नीचे वाला भुजा को आधार कहते हैं। और इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अगर हम लोग को कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उस पार भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलो उदाहरण 3, उदाहरण 3। इस उदाहरण में हम लोग को बोला है कि √2 को, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। चलो ले लेते हैं, ये क्या हमारा है? संख्या रेखा है। इधर ले लेना 0 1 2। अब √2 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 से 1 को हम लोग 1 इकाई मान लेंगे। 0 से 1 को हम लोग क्या करेंगे? 1 इकाई मान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जितना लंबाई, स्केल से आप लोग मेजर कर लेना, नाप लेना कि 1 इकाई ले लेना। फिर जितना लंबा यहां पर लिए हैं उतना ही 1 इकाई 1 पर क्या कर दो? लंब डाल दो। 1 इकाई क्या करना है? 1 पर लंब डाल देना है। लंब डालने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। इसको मान लेना है A और इसको मान लेना है B। फिर क्या करेंगे? इसको 0 यानी कि O केंद्र से इसको मिला देना है। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे हम लोग तो यहां पर देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इस समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा? याद रखना, आधार को बेस इंग्लिश में बोलते हैं, यानी बेस को B से दर्शा देंगे, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो P से दर्शा देंगे, और कर्ण को हाइपोटेनस तो H से दर्शा देंगे। तो यहां पर देखो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? B हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर P, और ये हो जाएगा कर्ण H हाइपोटेनस। अब यहां से हम लोग अगर इसको निकालने H को तो हम लोग √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम लोग को H निकालना है तो क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं, ये वाला नीचे वाला लगा देते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा? √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर, P कितना है? 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ B भी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा? √2। यानी कि यहां से हमारा निकल रहा है ये
ओ बी जो है, यहाँ से लिख सकते हो ओ बी बराबर एच। तो ये ओ बी जो है ये कितना निकल रहा है हमारा, √2 हो रहा है। तो अब ये वाला लंबाई हम लोग का कितना निकल के आया, √2 निकल के आया। अब इसको संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कैसे करेंगे, तो याद रखना है इस जीरो को केंद्र मान लेना है और ओ से बी तक, ओ से बी तक की लंबाई कितना है, √2 है। इतना बड़ा वो जो डेढ़ सुई जिसको बोलते हो उससे क्या कर लेना है, इतना बड़ा नाप लेना है और इसको त्रिज्या मानकर इधर संख्या रेखा में इधर इस तरह से चाप ले लेना है। ठीक है, तो जहां पर संख्या रेखा में ये वाला कटेगा यही हो जाएगा क्या, √2। इसको मान लीजिए P। तो ये वाला संख्या, ये जो बिंदु होगा ये बिंदु √2 को निरूपित करेगा। इसी तरह से अगर √3 को हम लोग निरूपित करना चाहते हैं संख्या रेखा पर तो किस तरह से करेंगे, तो ध्यान रहे इसी में हम कर दे रहे हैं √3 √5 को भी निरूपित कर दे रहे हैं। तो ऊपर थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो √2 के बाद अगर √3 को निरूपित करना है तो इसी की सहायता से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। इसे √3 को करना है तो √3 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो b है और ये हमारा कर्ण है h, इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक इकाई लंब डाल देंगे, एक इकाई लंब डाल देंगे। जैसे ही लंब डालेंगे इसको क्या मान लेंगे c और इसको o से मिला देंगे, इसको o से मिला देंगे। तो फिर यहां पर हम देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, OC जब निकाल लेंगे तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3 निकलेगा। चलो देख लेते हैं। अब OC बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर फॉर्मूला फिर से वही लगा दो। अब क्या हो जाएगा, B कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस P कितना है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 1 बराबर √3। यानी कि ये जो H, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, तो H2 कितना निकल गया है, √3। अब फिर से वही करना है, इसको त्रिज्या मान लेना है, फिर से संख्या रेखा पर इसको काट देना है। तो इस तरह से काटेंगे तो मान लो यहां पर आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट बिंदु होगा ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा √3 और इसको मान लो Q। इसी तरह से यहां प्रश्नावली 1.2 में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला था, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 5 को करेंगे तो इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। चलो लंब डाल देते हैं, एक इकाई लंब डालोगे, इसको मान लेना D, फिर इसको किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। तो ये फिर हो जाएगा तुम्हारा B हो जाएगा, ये P और ये H3 निकाल लेंगे। जब इसको इसी तरह से निकालेंगे तो हमारा OD बराबर क्या हो जाएगा, H3 बराबर √ ये B तुम्हारा कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस P 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 जोड़ 1 बराबर √4 बराबर 2 हो जाएगा। तो फिर इसको त्रिज्या मान के इस संख्या रेखा में काट देना है। तो ये कहाँ पर कटेगा, 2 में कटेगा। तो ये किसका हो जाएगा, √4 का निकल जाएगा। जब √4 का निकला यानी ये वाला कितना निकल के आ जाएगा, √4 और √4 बराबर कितना, 2। फिर अगर √5 का निकालना है, √5 का निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें लंब डाल देंगे। तो चलो फिर लंब डाल दो इसमें। चलो ये लंब डाल दिए, इसको मान लेना है E, फिर इसको O से मिला देंगे। तो फिर हमारा ये क्या हो गया, ये बेस हो गया यानी आधार, ये लंब हो गया और ये H4 यानी कर्ण हो जाएगा। तो H4 निकाल लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर काट देंगे। इसको और बढ़ा दो थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसी तरह से OE निकालते हैं। OE बराबर H4 बराबर B कितना है इसका, √4 यानी 2 का स्क्वायर जोड़ ये P कितना है, 1 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 जोड़ 1 बराबर 4 1 5।
ये वाला क्या हो जाएगा OE, ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। फिर वैसे ही करेंगे, इसको त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मानने के बाद इसको फिर संख्या रेखा पर 150 की मदद से काट देंगे। तो जहां पर ये मिलेगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा √5। इसको क्यों माने थे, इसको R मान लो, इसको S मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग √5 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, √2 को भी, √3 को भी और 2 को भी। लेकिन कोई भी संख्या हो, इस तरह से हम लोग ज्यामितीय रूप में संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि आप लोग एक वर्गमूल सर्पिल बनाओगे, इस तरह से बढ़ाते जाओगे तो ये एक सर्पिल स्पाइरल टाइप का बन जाएगा। तो ये आप लोग खुद से कर लेना।